हेलो गाइस, मैं हूं सारसन। हमारा मतलब आप देख रहे हैं दोस्तों, आपका हमारा अपना रक्षित यूट्यूब चैनल लाइक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो चले तो चलते हैं वीडियो जनाब। वीडियो का टाइटल है तारड़ एंड अली टेल्स नो सिग्निफिकेंट डैमेज। ये तो ईरान ने जो अटैक किया उस पर तारड़ साहब और आलोक सर की वीडियो तो वैसे आलोक सर की है, तो देखते हैं क्या बोलते हैं इस पर आलोक सर और क्या बोलते हैं तारड़ और अली और कमर चीमा साहब। देखते हैं दोस्तों वीडियो। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लाया हूं कमर चीमा साहब का वीडियो है। टाइटल है तारर एंड अली टेल नो सिग्निफिकेंट डैमेज टू इजराइल बाय ईरान। तो जी हाँ, जैसा कि आप सबको पता है कि ईरान ने एक बहुत बड़ा अटैक किया इसराइल के ऊपर। उसमें ड्रोन्स भी थे, उसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स भी थी, उसमें क्रूज मिसाइल्स भी थी। लेकिन अब इसराइल तो इसराइल है भैया, उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत तगड़ा है। 99% किल उसने कर दिया, सब कुछ, एवरीथिंग। तो ये पूरी डिटेल छपी है जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस हैं उनके हवाले से। तो इसका मतलब ये हुआ कि इजराइल का कुछ ईरान उखाड़ पाया नहीं, सरल भाषा में कहूं तो। एक साथ इतने मिसाइलें मारी, क्रूज मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें, ड्रोन्स, लेकिन 99% इजराइल ने किल कर दी। अच्छा, लोग बड़ा उत्साह में हैं, खासकर जो पाकिस्तानी हैं बड़े उत्साह में, क्या देखो क्या बढ़िया काम किया ईरान ने, और ये देखो दिखाया दम। ये ठीक उसी तरह का है कि जैसा 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर अटैक कर लिया, उसके बाद लोगों ने बड़ी खुशी मनाई दुनिया भर में, अरे क्या जबरदस्त काम किया हमास वालों ने। उसके बाद इजराइल ने क्या किया, उसकी कितनी बड़ी कीमत फिलिस्तीन के लोगों को चुकानी पड़ी है, गाजा के लोगों को चुकानी पड़ी है, तो पूरी दुनिया देख रही है। और वो रुकने वाला नहीं है इजराइल। उसने तो बोला कि जब तक हमास का आखिरी बंदा खत्म नहीं कर देंगे तब तक वो रुकेगा नहीं। मतलब भयंकर दुर्गति हो रही है वहां पर, हजारों लोग मारे जा चुके। अब आते हैं ईरान पर। तो ईरान भी लगा कि अरे यार यही मौका है नाम चमकाने का, तो हिजबुल्लाह को तो सपोर्ट करता ही है, बढ़िया है। इस बार डायरेक्ट अटैक। अब चूंकि ईरान की एम्बेसी पे शायद उसने इजराइल ने अटैक किया था, तो ये उन लोगों का झगड़ा पुराना है, ठीक है, बढ़िया है। अब अगर बदले में इजराइल कार्रवाई करे तो ईरान का तो और मुश्किल हालत होगी। आप समझिए इस बात को। ईरान ने दिखावे के लिए भले ही कार्रवाई कर दी, लेकिन वो भी जानता है कि सस्टेन करना बहुत मुश्किल है, इसलिए वो कह रहे हैं कि नहीं, हम एस्केलेट नहीं करना चाहते। लेकिन इजरायली हैं, वो छोड़ेंगे नहीं, वो ईरान पर अटैक करेंगे ही करेंगे। आज नहीं तो एक हफ्ते बाद सही, लेकिन करेंगे जरूर, छोड़ेंगे नहीं, वो छोड़ते किसी को नहीं है। तो ये इजराइल जाने और ईरान जाने। अब चलिए, अब देखते हैं कि इसमें एक्सपर्ट्स क्या बता रहे हैं। जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ एक बड़ा ज़बरदस्त पैनल है और हम बात करना चाह रहे हैं कि इस वक्त मिडल ईस्ट की सिचुएशन के ऊपर ईरान ने इजराइल के ऊपर तकरीबन 300 से ज़्यादा जो है वो मिसाइल जो है वो दागे हैं। ड्रोन्स थे और क्रूज मिसाइल्स थे, बैलिस्टिक मिसाइल्स थे। इस हवाले से बात करने के लिए कि अमेरिकी हुकूमत क्या सोच रही है, वहाँ पे अदारे क्या सोच रहे हैं, ईरान के अंदर की क्या डेवलपमेंट्स हैं, खित्ते में क्या होने वाला है, इस हवाले से बात करने के लिए मैंने रिक्वेस्ट की साजिद तार साहब से और सईद मोहम्मद अली साहब से। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का भी शुक्रिया, और अली साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू। तार साहब, आपसे बात शुरू करेंगे। आप क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी से मुंसलिक हैं और बड़े अच्छे से अमेरिकी इंस्टीट्यूशंस को समझते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को समझते हैं, आप क्या समझते हैं इस वक्त क्या पोजीशन है वहाँ पे? वाइट हाउस, स्टेट डिपार्टमेंट एंड डिफेंस डिपार्टमेंट जो हैं वो क्या सोच रहे हैं इस जंग के हवाले से, ये जो पर्टिकुलरली जो ईरान ने जो हमले किए हैं इसराइल के ऊपर? थैंक यू सो मच चीमा साहब, माय प्लेजर कि आपने मुझे इज्जत बख्शी है। थैंक यू सो मच। मैं शुरू करना चाहूंगा कि आज सुबह जो चीजें सामने आ रही हैं, वॉशिंगटन डीसी में डिस्कस किया जा रहा है कि बीबी नेतन्याहू और जो बाइडेन के दरमियान कल जो 25 मिनट की बात हुई है उसमें उसके बारे में स्पेकुलेशन है, ये चीजें लीक हो रही हैं। तो सबसे बड़ी खबर वॉशिंगटन डीसी की आज की ये है कि अमेरिका ने इजराइल को कहा है कि इफ यू रिटेलिएट तो हम उस रिटेलिएशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। सबसे बड़ी खबर तो ये है। दूसरा,
उसके बाद मैं इस वक्त वाशिंगटन डीसी के अंदर जो खबरें पहुंच रही हैं मुख्तलिफ मुल्कों के हवाले से बात करना चाहूंगा, बल्कि कहाँ वे इज द चाइना स्टैंडिंग, वे इज इंडिया स्टैंडिंग, वे इज पाकिस्तान इज स्टैंडिंग, हाउ रशिया इज बिहेविंग। तो ये सारी चीजों को अगर देखा जाए तो दूसरी इससे पहले मैं एक और करूंगा कि कुछ एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं, बल्कि मैंने आपके कुछ एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि द स्ट्राइक वाज वेरी कैलकुलेटेड। ऑडियो स्ट्राइक कैलकुलेटेड थी और उसके अंदर जानी माल जो था उसको टारगेट नहीं किया गया ईरान की तरफ से। कुछ फिर इसके अंदर चैटर ये भी आ रहे हैं कि शायद वो किसी बाहमी अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा था कि हमें फेस सेविंग भी दी जाए तो हम उसका और रिटेलिएट भी किया जाए इसके ऊपर। आप बल्कि फॉक्स चैनल ने ये लिखा है कि ये साहब मेरी ऑडियो गायब हो गई है। आप हम आपको सुन रहे हैं और आपको आवाज आ रही है अली साहब? तार साहब आप बोलें, मैं मैनेज कर। मुझे आवाज नहीं आ रही। तार साहब आप बोलें। तो उसमें चीमा साहब दर हकीकत इस वक्त ये कहा जा रहा है कि शायद ये ऑप्टिक्स के लिए ये बाहमी अंडरस्टैंडिंग के हवाले से किया गया है, क्योंकि इस वक्त ईरान जो के अंदर, तेहरान के अंदर मुख्तलिफ एम्बेसियां जो हैं, जर्मनी और स्विस एम्बेसी, दे आर कम्युनिकेटिंग विद अमेरिकन। तो उसमें अगर देखा जाए लड़ाई नहीं होगी कि कैलकुलेटेड स्ट्राइक थी, लेकिन उसके साथ देखा जाए तेहरान के अंदर इस वक्त माहौल क्या है, वहां पे माहौल जश्न मनाया जा रहा है। उसके बारे में उनके फॉरेन ऑफिस ने, ईरान के फॉरेन ऑफिस ने ट्वीट भी किया है और उन्होंने कहा कि वी हैव अचीव्ड आवर टारगेट्स। हमने जो इजराइल का डिफेंस सिस्टम था उसको देखा है कि वो पूरे तरीके से कामयाब नहीं हुआ। उसका सपोर्टिंग आर्गूमेंट ये है कि जो ड्रोन्स बना के ईरान जो है इस वक्त रशिया को दे रहा है, यूक्रेन के अंदर उनके ड्रोन्स जो है काफी सक्सेसफुल रहे हैं। उनके डिफेंस सिस्टम जो है वो कंप्लीटली उसको इंटरसेप्ट नहीं कर सका। अच्छा, एक चीज मैं यहां पर कहना चाहूंगा। देखिए, कोई भी सिस्टम हो, दुनिया का बेहतरीन से बेहतरीन सिस्टम हो, 100% किल रेट नहीं होता। 100% कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। लेकिन 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 अगर 100 मारे और उसमें से 99 गिरा दिए मारकर इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने, ये बहुत बड़ी रेशियो है सर। सक्सेस रेट बहुत बड़ा है ये। और उनके एकाध नहीं, आयरन डोम तो सबसे लास्ट वाली उस पे आता है, पायदान पे आता है। उसके पहले उनका डेविड स्लिंग्स है, एरो है। मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है जिनमें अलग अलग थ्रेट्स को खत्म करने की काबिलियत है। आपने देखा ना, 99% किल रेट है भाई। ईरान के 99% चीजों को उन्होंने मार के गिरा दिया। और उसमें भी सिस्टम कैलकुलेट करता है कि अगर कोई चीज नुकसान पहुंचाने वाली जगह पर गिर रही है, मतलब रिहायशी जगह पर गिर रही है या जिससे नुकसान हो सकता है, उसी को वो मारते हैं। जाके रेगिस्तान में अगर गिर जाए या खाली जगह पर गिरने वाली हो तो कैलकुलेट कर लेते हैं पहले कि कहां गिरेगी चीज। वो उसको नहीं मारते। उस पर क्यों पैसा खर्च करना है भाई? वो तो वैसे ही खाली जगह पे जाके गिर जाएगी। अब उसको अगर ईरान कहे कि जी ये तो कामयाब रहा, हमारा मिसाइल घुस गई अंदर, अरे भैया मिसाइल घुसी नहीं है, वो ऐसी जगह जाके गिरी जहां पर नुकसान ही नहीं होना था। तो भाई उसको मिसाइल गिराया नहीं जाएगा। क्यों अपनी एक मिसाइल बर्बाद की जाए भाई एयर डिफेंस की उस पर? तो इसीलिए उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो हमेशा थ्रेट को कैलकुलेट करता है कि कितना हैवी थ्रेट है, और सबसे पहले निशाना सबसे ज्यादा हैवी थ्रेट वाले को बनाया जाता है। सिंपल है बहुत ही। दूसरा इसके हवाले से जो इंडिया ने एक बड़ी कैलकुलेटेड सी स्टेटमेंट दी है, बिल्कुल पाकिस्तान के स्टेटमेंट की तरह, जिस तरह एक डिप्लोमेटिक बड़े कैलकुलेटेड से वर्ड हैं। यहाँ पे ये बताना जरूर चाहूंगा कि इंडिया के रिलेशनशिप भारत के रिलेशनशिप ईरान के साथ भी बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और इजराइल के साथ उनके डिफेंस एग्रीमेंट्स भी मौजूद हैं। इस वक्त तकरीबन 18,000 के करीब भारतीय शहरी जो है वो इजराइल में है और 10,000 के करीब इस वक्त ईरान के अंदर है। पाकिस्तान ने भी बिल्कुल सिमिलर स्टेटमेंट दी है, बड़ी कैलकुलेटेड सी, बड़ा मोहतात अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। चाइना खामोश है इसके ऊपर। यहाँ ये भी मेंशन करना चाहूंगा कि चाइना गाजा के ऊपर भी इतना वोकल नहीं है, लेकिन उन्होंने साथ एक जो स्टेटमेंट पहले उन्होंने दी है कि वो अगर रशिया जंप इनटू इट दे विल बी मिलिटरीली सपोर्टिंग रशिया अगेंस्ट किसी भी रिटेलिएशन में। अब उसमें चीमा साहब इस वक्त अगर देखा जाए तो वॉशिंगटन डीसी में जो बातें हो रही हैं उसमें भी ये भी मेंशन किया जा रहा है कि दमिश्क के अंदर जो इजरायली एम्बेसी के ऊपर अटैक किया गया था वो अमेरिका को इन्फॉर्म नहीं किया गया, इजराइल ने इन्फॉर्म नहीं किया था। उन्होंने इस पे अपना प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड कराया है। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि स्टेट डिपार्टमेंट
हमेशा अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट एक स्टेप आगे जाता है, फिर 2 स्टेप पीछे आता है। बड़ी टाइट सिचुएशन में इस वक्त अमेरिका फंसा है। उस पर मैं ये भी कहना चाहूंगा, स्टेट डिपार्टमेंट में जब मिस्टर मिलर से ये क्वेश्चन किया गया था कि जब दमिश्क के एम्बेसी के ऊपर अटैक किया गया था, व्हाट यू थिंक अबाउट इट, उन्होंने इसका जवाब ये दिया था कि हम अभी रिसर्च कर रहे हैं कि ये एम्बेसी थी भी ये नहीं थी। तो दर हकीकत अमेरिका के हालात इंतहाई खराब हैं। उसकी वजह यह है कि एक साइड पे उन्हें एहतजाज भी किया है कि इजराइल ने हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, इतला नहीं दी, लेकिन साथ ही सेंटकॉम के जर्नल जो हैं वो फौरन तेल अवीव चले गए थे और वहां बैठे हैं। जो मैं पहले आपको बता चुका हूं कि अब अमेरिकन जर्नलों के हाथों में गेम नहीं है, क्योंकि दुनिया के अंदर जितने ब्लंडर और इंटेलिजेंस फेल्योर इनके हो चुके हैं, their allies they don't trust them anymore। जो एक सिग्निफिकेंट बात हो चुकी है वो ये है कि 5th फ्लीट जो अमेरिका का है, जो हमेशा यूरोप के ऊपर रखा जाता है उसको देखने के लिए, उसकी मूवमेंट हुई है और उसको मूव करके इस पोजीशन में टर्की के आसपास ले जाया गया है कि इन द केस ऑफ अ लार्जर स्ट्राइक ऑन इजराइल, तो वो किस तरीके से वहां से इजराइल को डिफेंड करेंगे। इसमें जो बिल्कुल वो चीजें और यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि रिपब्लिकन रिएक्शन ये था, माइक पॉम्पियो जो कि पिछले फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया है कि उन्होंने कहा कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ईरान को हमले से रोकने में नाकाम रही है, दिस इज द सेटबैक ऑन हिम। अब मैं थोड़ा सा रिपब्लिकन के बारे में बात करना चाहूंगा। मैंने शायद पहले भी आपको अर्ज किया था कि वॉशिंगटन डीसी के अंदर डिप्लोमेट्स जो हैं वो परेशान हैं इस वक्त कि इफ डोनाल्ड ट्रंप विन्स, एक फॉरेन पॉलिसी पे चेंजेस क्या आएंगी। लेकिन जो इस वक्त सबसे बड़ा अमेरिका का अलमिया ये है, इनके पास असला मौजूद नहीं है, इनकी इन्वेंटोरी मौजूद नहीं है। ये पहले भी यूक्रेन और इजराइल की मदद कर रहे हैं अपने यूरोपियन एलाइज से असला मांग मांग के। तो उसमें अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब आ भी जाते हैं तो वो घंटों दिनों में असला किस तरह असेंबल कर लेंगे। और दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज जो होगा इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए या रिपब्लिकन पार्टी के लिए, जो इस वक्त पेंटागन और अमेरिकन आर्मी डिमोरलाइज्ड है आफ्टर द फॉल ऑफ काबुल, उनको किस तरह रिस्टोर किया जाएगा। तीसरा आखिरी पॉइंट ये मैं ऐड करना चाहूंगा, इस वक्त सारे दुनिया के तवज्जो जो है वो बिल्कुल इजराइल ईरान इशू पे है और ताइवान इज कंप्लीटली नेकेड राइट नाउ। उसके आसपास कुछ भी नहीं है, वो रडार से हट चुका है। तो इस वक्त अगर देखा जाए तो अपॉर्चुनिटी चाइना के पास है, ताइवान की, और रशिया बिलखसूस जिस तरीके से सीरिया के अंदर उनकी आर्मी बेस है वो बिल्कुल वो। और यहाँ मैं आपके देखने वालों को ये जरूर बताना चाहूंगा कि जब आर्मी बेस बनी थी 2016 में, इजराइल और रशिया का आपस में एक एग्रीमेंट था कि आइदर इजराइल रशिया को टारगेट नहीं करेगा और जो सीरिया है वो ईरान को, जो रशिया है वो ईरान को सपोर्ट नहीं करेगा। और उसके ऊपर अभी तक चीजें वैसे की वैसे ही हैं। माइकल कोराला जो सेंटकॉम के आर्मी जनरल हैं, वो वहां पे बैठ के तो इनको मशवरे दे रहे हैं कि क्या करना है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इन्होंने अपना आयरन डोम जो है उसको एक्टिव नहीं किया था। इन्होंने डेविड स्लिंग है इनका सिस्टम, वो और एरो डिफेंस सिस्टम को इन्होंने यूज किया है इन चीजों को रोकने के लिए। अमेरिका इस वक्त बल्कि एक आखिरी नहीं, आयरन डोम का भी इस्तेमाल हुआ है, ऐसा नहीं है। जो क्लोज आ गए थे उनके लिए आयरन डोम का इस्तेमाल हुआ है। आयरन डोम ने भी इंटरसेप्ट की हैं चीजें और इसकी तस्वीरें आई हैं, ऐसा नहीं है। इसमें डेविड स्लिंग भी शामिल है, इसमें एरो भी शामिल है और इसमें आयरन डोम भी शामिल है। आखिरी बात ऐड करना चाहूंगा, वॉशिंगटन डीसी में ब्रैग कर रहे हैं इस वक्त न्यूज आउटलेट के 90% जो ड्रोन थे वो अमेरिका ने इंटरसेप्ट किए हैं। सो बेसिकली दे आर सेंडिंग द सिग्नल टू इजराइल कि यू आर नथिंग विदाउट अस। अच्छा, 90% अमेरिका ने इंटरसेप्ट किए हैं, मतलब भाई डेविड स्लिंग इजराइल का सिस्टम, एरो इजराइल का सिस्टम, आयरन डोम इजराइल का सिस्टम, तो अमेरिका ने कैसे इंटरसेप्ट किया? हाँ, कुछ ड्रोन्स ब्रिटिश एयरफोर्स ने इंटरसेप्ट किया है, हो सकता है कुछ एक आध अमेरिकन ने भी कर लिया, लेकिन ये मेनली इजराइल के ही सारे सिस्टम्स हैं जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उन्होंने इंटरसेप्ट की है सारी चीजें। आई डोंट नो कहां से कह रहे हैं। अच्छा तारड़ साहब, अगर चीमा साहब मुझे अलाउ करें तो मैं भी आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। हमने बहुत जबरदस्त और जामे अंदाज में अहाता किया है मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स का। अच्छा देखिए, जो अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी सामने आई थी हाल ही में, उसमें जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी के अहदाफ और थ्रेट परसेप्शन का तयन किया गया था, प्रायोरिटीज का, उसमें चीन और रूस को ग्लोबल लेवल पे
कंपेटिटर, ये चैलेंजर्स के तौर पे आइडेंटिफाई किया गया था, जबकि नॉर्थ कोरिया और ईरान को रीजनल थ्रेट के तौर पे यानी कि सेकंड कैटेगरी में रखा गया था। अब जो तनाज़ा शुरू हुआ है मिडल ईस्ट में, आपकी क्या असेसमेंट है कि अमेरिका की जो प्रायोरिटीज हैं ग्लोबल ऑर्डर के लिहाज से भी और इंटरनेशनल सिक्योरिटी कमिटमेंट्स टुवर्ड्स नेटो एंड एशिया पैसिफिक, उसके ऊपर ये खित्ते का जो कॉन्फ्लिक्ट है कैसे असरअंदाज होगा? क्योंकि एक जानिब चाइना को कंटेन आपने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के जरिए करना है, दूसरी तरफ आपने नेटो को भी सिक्योरिटी डिपेंडेंस और अश्योरेंस देनी है, और आपने यूक्रेन को भी सस्टेन करना है रशिया के खिलाफ। अब एक तीसरा महाज अगर इधर खुलता है तो क्या अमेरिका अफोर्ड कर सकता है कि अपनी इंडस्ट्री और डिफेंस सप्लाईज को 3 डिफरेंट महाजों पे साइमल्टेनियसली वो सस्टेन कर सके? जबरदस्त। आपने तो खैर क्वेश्चन इसके अंदर इस पे तो पूरी बुक लिखी जा सकती है सैयद साहब। अच्छा, इस पे मैं 2 तनाजर से बात करूंगा, एक तो डेमोक्रेट पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर उसके बाद मैं रिपब्लिकन के बारे में, दोनों का कंपैरिजन फिर मिलके करते हैं। सबसे पहले तो आज जो कुछ भी हो रहा है अमेरिका दुनिया के अंदर, जो कुछ भी हो रहा है, मैं उसको बिल्कुल ब्लेम करूंगा कि अमेरिकन वीक फॉरेन पॉलिसी है। और वो वीक फॉरेन पॉलिसी क्या है? वीक फॉरेन पॉलिसी ये है कि 12 साल से बराक ओबामा इज रनिंग द कंट्री। फॉरेन पॉलिसी हमारी एस्टेब्लिशमेंट को वो कंट्रोल कर रहे हैं। अब बराक ओबामा की फॉरेन पॉलिसी क्या थी? उनको प्रेसिडेंट शी ने और पुतिन ने कैलकुलेट कर लिया था 8 साल के उनके अपने पीरियड के अंदर, सीरिया के अंदर जो आर्मी बेस, जिस तरह मैंने बताया है, रशिया का इन्वॉल्व होना, उस और ये रेड लाइन ही ड्रा करते रहे, इससे आगे जा नहीं सके। सो दे आर कैलकुलेटेड। इनको जो पुतिन और शी, इनके बिल्कुल माइंडसेट को कंप्लीटली पढ़ते हैं। अब दूसरी साइड पे चलते हैं। यहाँ ये आगे यहां से आगे किस तरह बढ़ेगा वो, और उसके हालात क्या होंगे? यहां से अगर इजराइल अगर रिटेलिएट करता है, और जब तक उस पर रशिया रिस्पॉन्ड नहीं करता, इसको ये एक लो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट ही रहेगा। ये जब तक इसमें रशिया जंप नहीं करता, वी वॉन्ट बी एबल टू फोरकास्ट कि ये अमेरिका कहां तक जाएगा। एक तो ये इसका इस कंटीजेंट ऑन द रिएक्शन ऑफ इजराइल। दूसरा, उसके ऊपर मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि अब रिपब्लिकन इसके बारे में क्या सोच रहे हैं। बिल्कुल आपने सही फरमाया है कि इस वक्त टोटल ऑल आइज आर ऑन चाइनीज एक्सपेंशन। चाइना जो मसल फ्लेक्स कर रहा है, आपको मैं यहाँ पे याद कराना चाहूंगा, इनके हमारे फॉरेन पॉलिसी के बड़े एक्सपर्ट हैं क्राकर, मिस्टर एम्बेसडर क्राकर। उन्होंने बड़ा अरसा पहले व्हाइट हाउस को, स्टेट डिपार्टमेंट को ये कहा था कि सारे छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट से निकल के तवज्जो चाइना पे दी जाए। और अगर देखा जाए तो इस वक्त जिस तरीके से वो रीजनल पावर बन चुके हैं, जिस तरीके से आज उसकी सबसे बड़ी मिसाल दूंगा, इंडिया ने इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन विन करते हैं, ओथ लेने से पहले ही वो चाइना चले जाते हैं। जो चीजें पहले कैंप डेविड में होती थी वो अब बीजिंग में हो रही है। उसकी मिसाल ये है, सऊदी अरेबिया ईरान की डील बीजिंग में हुई है। उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने नेवल सुप्रीमेसी अपनी क्रिएट की है, आप वो हैरानकुन है इस वक्त। और जिस तरीके से मुसलसल फिलिपीन को थ्रेट किया जा रहा है, आप देख रहे हैं कि दे आर फ्लेक्सिंग देयर मसल्स। तो इस वक्त अमेरिका के जो थिंक टैंक्स हैं, सबसे ज्यादा वो ये समझते हैं द बिगेस्ट थ्रेट वो चाइना है। और मैं अब थोड़ा सा रिपब्लिकन साइड पे बताना चाहूंगा। मुझे आज से अपने सुपर ट्यूसडे से पहले 1 हफ्ता प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ ट्रैवल करने का एक्सपीरियंस रहा न्यू हैम्पशायर के अंदर, और मैंने उनकी हर एक वर्ड को डीकोड करने की कोशिश की। तो मुसलसल जब उनसे क्वेश्चन किए जाते थे तो वो उनका जवाब ये होता था कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो मैं रशिया चाइना अलायंस ना होने देता। इस वक्त सबसे बड़ा थ्रेट अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को रशिया चाइना अलायंस है। वो अगर दोनों मिलके जिस तरीके से, और तीसरा, इनके सैंक्शंस फेल्योर हुई हैं अमेरिकन रशिया के ऊपर, ईरान के ऊपर। इस वक्त रूबल द बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी, और जितना पैसा रशिया ने ऑयल से बनाया है, इट इज बिहाइंड इमेजिनेशन ऑफ अमेरिकन्स। और अगर आज रशिया अगली जंग में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, जिस तरीके से पुतिन साहब की, मैंने बल्कि यहाँ पे अर्ज करना चाहूंगा, जिस तरीके से पिछले इलेक्शन में पुतिन साहब की विक्ट्री हुई, तो जो उन्होंने विक्ट्री स्पीच दी जिसमें उन्होंने नेटो एक्सपेंशन को थ्रेट किया, उन्होंने कहा कि यूक्रेन जंग के अंदर हमने चैटर सुने हैं ब्रिटिश सोल्जर्स के, हमने चैटर सुने हैं फ्रेंच सोल्जर्स के। तो और दूसरा उन्होंने जो कहा है कि इट्स नॉट अ वॉर, वी आर इंटरेस्टेड बिल्डिंग अ बफर जोन ऑफ 200 माइल्स। और उनके उसमें एपेटाइट मौजूद है कि ईरान में यूक्रेन के अंदर मजीद एक्सपेंड करना। इस वक्त इस यूक्रेन थ्रेट या दुनिया को थ्रेट सबसे बड़ी ये है
अमेरिका के पास असला ना होना, इस वक्त अमेरिका के अंदर रिपब्लिकन जो है वो बिल पास नहीं कर रहे $106 बिलियन का, वो पैसे देना बंद कर चुके हैं। दूसरी सबसे बड़ी थ्रेट आ चुकी है जो मैं आपके देखने वालों को मजीद रिफ्रेश करना चाहूंगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने स्टेटमेंट दी है कि आई विल लीव रशिया अलोन सो दे कैन डू व्हाटएवर दे फील लाइक इट। दूसरी सबसे बड़ी थ्रेट ये आ रही है यूरोपियन नेटो के जो लोग हैं और यूरोपियन जो यूनियन है, क्योंकि वो पेचन नहीं कर रहे, यूक्रेन के अंदर पैसा नहीं दे रहे, सारी जंग अमेरिका लड़ रहा है, तो देयर इज स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि अमेरिका नेटो को वैसे ही अबैंडन कर दे। तो ये सारी चीजें आने वाले दिनों में बताएंगी, लेकिन इस वक्त अमेरिका की सबसे बड़ी थ्रेट रशियन चाइनीज एलाइज, इनका अलायंस होना, और दूसरा साउथ चाइना सी के ऊपर टारगेट रखना चाहता है अमेरिका अपना, और दूसरा ये मिडल ईस्ट के हालात जो देखे आपने, इसके अंदर अब्राहम अकॉर्ड इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। हालांकि कल जो ड्रोन्स छोड़े गए हैं, मारे गए हैं ईरान की तरफ से, आप सरप्राइज के 2 मुस्लिम कंट्रीज ने भी उसमें साथ पार्टिसिपेट किया है, जॉर्डन ने और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने भी उसमें पेचन किया है। और एक और सबसे बड़ी बात थी कि यूएई ने अपनी एम्बेसी इजराइल के साथ उन्होंने बांधी नहीं की, उन्होंने ड्यूरिंग द गाजा वॉर। तो सर्कमस्टांस जो पिछले माजी में देखा गया है कि कंट्रीज टेक देयर डिसीजंस अकॉर्डिंग टू देयर ओन इंटरेस्ट, मिडिल ईस्ट के अंदर हालात वही रहेंगे, अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेंगे, लेकिन अमेरिका विल कीप द टारगेट ऑन रशिया चाइना अलायंस मेरे ख्याल में। लेकिन आपकी ये जो बात है इसको मैं चलिए दोस्तों, वीडियो तो बहुत बड़ा है, अब इतना पर तो नहीं, लेकिन इतने से मोटा मोटी बातें समझ में आ गई हैं। देखिए, पहली बात, रशिया ने क्लियर कर दिया है, भैया अगर ईरान पे बड़ा हमला करोगे, ऐसा करोगे, तो भैया वो उसके साथ आएगा, वो छोड़ेगा नहीं। बिल्कुल, ये उनका इंटरेस्ट है और वो करेंगे। दूसरी बात, रशिया ये जानता है, इसीलिए वो इसमें कूदा है। चाइना रशिया के साथ है, रशिया ये भी जानता है, चाइना भी कह चुका है कि भैया हम तो रशिया के साथ हैं, और दिखा भी चुका है वो। इंडिया इसमें किसी की साइड नहीं लेगा, भैया आपस में निपटते रहो, हम तो भैया नॉन अलायंस वाले आदमी हैं, निपटते रहो। हम हर तरफ जो असली बात होगी, युद्ध रुकवाने की बात होगी, वो करेंगे। जहाँ पे लोग परेशान हो रहे हैं वहाँ पर हम मदद भेजेंगे, वो चाहे यूक्रेन हो, चाहे वो गाज़ा हो। हम इजराइल से भी दोस्ती रखेंगे, हम गाज़ा वालों की भी मदद करेंगे, वो सारी चीज़ें होती रहेंगी। जो मेन लफड़ा है अमेरिका और चाइना का, अब इसमें देखिए, अमेरिका को आदत है चौधरी बनने की। दिक्कत अमेरिका की यही है, और ये हम सब जानते हैं कि अमेरिका किसी का सगा नहीं है। ना वो इजराइल का सगा है, ना वो इंडिया का सगा है, ना वो पाकिस्तान का सगा है, वो किसी का सगा नहीं। हम इंडियन से बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो हमारा भी बिल्कुल नेक टू नेक मामला है। कारोबार कर रहे हैं, बहुत बढ़िया जी, हमें आपसे ये चीज़ चाहिए, आपको हमसे ये चीज़ चाहिए, हम दे ले रहे हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये नहीं है कि हम आपकी सारी बातें मान लेंगे, और वो हमने रशिया से तेल खरीदने वाले में हमने दिखाई दिया कि हम सारी बातें मानेंगे नहीं। अमेरिका भी ये बात जानता है, तो हमें भी धीरे धीरे परेशान करता रहता है। खैर, मुख्य मुद्दा इधर है चाइना और अमेरिका के बीच का। जाहिर सी बात है, चाइना की जो ताकत बढ़ रही है वो अमेरिका को पसंद नहीं आ रही। इकोनॉमिक तरीके से भी चाइना उसकी बराबरी पर आने वाला है, ताकत के लिहाज से भी आ रहा है, और ये चौधरी साहब को अच्छा नहीं लग रहा। उनको लग रहा है कि अरे इस दुनिया के तो चौधरी हम हैं, चाइना कैसे बन जाएगा, उसके पीछे इंडिया कैसे बन जाएगा। तो बहुत सारी चीजें, वो गेम चलता रहता है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। चाइना भी समझता है, हम भी समझते हैं। रही बात चाइना और अमेरिका की लड़ाई की, तो अभी उसमें वक्त है। ये लड़ाई तब ट्रिगर कर सकती है जब ताइवान पर चाइना अटैक करती है। आप इस बात को समझिए, लेकिन अभी उसमें थोड़ा टाइम है। जो इधर मामला है, आपको याद होगा जब ये हमास और इजराइल वाला कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, तब भी मैंने ये कई वीडियोस में मैंने ये बातें कही थी कि देखिए, असल टारगेट जो है वो ईरान है। प्रॉब्लम फिलिस्तीन और इजराइल के बीच या हमास या इजराइल के बीच चल रही थी, बट मैंने तब भी कहा था कि असल टारगेट ईरान है। अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को 25-30 साल और पीछे ले जाना चाहता है, लड़ाई छेड़कर। अमेरिका यह जानता है कि इजराइल और ईरान एक दूसरे को फूटी आंख भी नहीं सुहाते। तो जाहिर सी बात है कि अगर इजराइल कुछ ईरान पर करेगा या ईरान इजराइल पर करेगा, तो इस चीज को हवा मिलेगी कि भाई ईरान पर अटैक किया जाए। मिडिल ईस्ट में अमेरिकन नेवी मौजूद है, उसके एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं, आसपास भी वो अब 5th फ्लीट जैसा कि बता रहे हैं वो मूव की है। तो टारगेट ईरान को करना है।
अब ईरान से गड़बड़ी ये हो गई है कि उसने इजराइल पर अटैक कर दिया डायरेक्टली। वो हिजबुल्ला से करा था, बाकी लोगों से करा था, दैट इज ओके, वो चल रहा है मामला, लेकिन ये डायरेक्टली कर दिया है। अब इसका क्या होगा, इजराइल रिटेलिएट करेगा और ये बहाना मिल जाएगा ईरान पर अटैक करने का, क्योंकि अगर इजराइल रिटेलिएट करेगा तो ईरान फिर अटैक करेगा, तब अमेरिका घुसेगा उसमें। और सारे मूव्स कैलकुलेट हो रहे हैं। अब ईरान को सोचना है कि उसे क्या करना है, कि उसे हमास की तरह सेलिब्रेट करना चाहिए, और उसके बाद इजराइल ने जो किया वो हमास वाले भुगत रहे हैं, गाजा वाले भुगत रहे हैं। तो क्या ईरान को भी वैसा ही करना है, ये ईरान को सोचना है। हालांकि ईरान ने भी बहुत कैलकुलेटेड किया है कि भैया नुकसान, वो भी जानता था कि इंटरसेप्ट हो जाएंगे तो नुकसान ज्यादा ना हो, लेकिन एक शो करने के लिए हो गया ना कि जी हमने तो इजराइल पर अटैक किया। उसका ये नैरेटिव तो पूरा होगा ना कि जी देखो किसी ने नहीं किया लेकिन हमने किया। ये भी चीज ये दिखाने के लिए भी होता है, मुस्लिम वर्ल्ड में दिखाने के लिए भी होता है कि देखो हमने तो किया। और इस पर सारे इंक्लूडिंग पाकिस्तानी बड़े खुश हैं लोग। लेकिन जॉर्डन ने साथ नहीं दिया, सऊदी अरब ने साथ नहीं दिया। अब जॉर्डन को भी लोग गरिया रहे हैं, खूब गरिया रहे हैं। खैर वो अलग बात है। देखो कोई किसी के कहने पर कोई काम नहीं करेगा, सब अपना इंटरेस्ट देखेंगे, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे यूएई हो, चाहे जॉर्डन हो, चाहे इजिप्ट हो। आज नहीं तो कल ईरान पर अटैक होना है। अमेरिकन प्लस इजरायली फोर्सेस ईरान पर अटैक करेंगी। ईरान का भी वही हाल करना है जो इराक का किया, जो अफगानिस्तान का किया, जो लीबिया का किया, जो सीरिया और उधर कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि ईरान को भी उसी हालत में पहुंचा दो। अब देखना होगा कि ईरान इस सिचुएशन से कैसे निकलता है, ये भी देखने वाली बात है। और अगर ईरान पर अटैक होता है, ये चीज़ होती है, तो उसका असर भारत पर भी पड़ेगा, दुनिया के दूसरे देशों पर भी पड़ेगा। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर का असर पड़ा वैसे ही बाकियों पर भी पड़ेगा। तो तैयार रहिए। लेकिन सबसे बड़ा इसका नुकसान, अगर ईरान पर अटैक हो गया अमेरिका का, इसका सबसे बड़ा नुकसान पता है किसे होगा? पाकिस्तान को होगा। अभी कुछ नहीं बताऊंगा कैसे होगा, लेकिन आप देखिएगा होगा। मेरी बात याद रखिएगा बस। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो ये दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। बिल्कुल इस बात को तो बिल्कुल एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि 99% जो ईरान की तरफ से अटैक किया गया, जो मिसाइल या ड्रोन मारे गए हैं, वो इजराइल ने अपने या अपने कुलीग अलाइज के साथ मिलकर, जिसमें यूके यूएस है, उन्होंने अपने फादर के साथ मिलकर, हाँ चले जी रियल फादर, अपने फादर के साथ, नहीं रियल तो नहीं होगा, नजायज़ है। हाँ ये रियल तो वो होता है जो रियल हो, सही तरीके से। सही बात है। ये नजायज़ फादर के साथ मिलकर रोके हैं और ये बात तो माननी पड़ेगी। और एक बात मुझे बड़ी तारड़ साहब की अजीब भी लगी और मानने में भी आ रही है, मेरा ज़हन भी ये कह रहा कि ईरान ने ये अटैक बड़ा कैलकुलेटेड किया है कि इस अगर गिरे भी तो डैमेज ना हो। उनको भी पता था कि ये इजराइल के सिस्टम में रोक लेने हैं और फेस सेविंग के लिए, क्योंकि तेहरान के अंदर मुजाहरे थे कि आप मतलब ईरान के लोगों के अंदर एक किस्म का गुस्सा था जो उनके जनरल को हिट किया गया दमिश्क के अंदर, शाम के अंदर, तो उस पर बड़ा गुस्सा था ईरान के लोगों के अंदर। पहले कासिम सुलेमानी को उन्होंने मतलब शहीद कर दिया, उसके बाद फखरीजादे को शहीद किया, उसके बाद अब ये जनरल्स तो आए दिन भड़काते रहते हैं। तो इस पर ईरान ने अवाम गुस्से में थी अपने लीडर से, तो हो सकता है फेस सेविंग के लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी अवाम को खुश करने के लिए ये अटैक किया गया हो और कैलकुलेटेड अटैक था। अगर मिस भी करे तो इंडिया इजराइल की कोई सिविलियन का नुकसान ना हो। इस बात को मैं भी किसी हद तक तारड़ साहब को मानता हूँ। अच्छा, जो उन्होंने आपने वीडियो जो देखी है, वीडियो में आ रहा है जो वो उनका वो टेम्पल है, येलो टेम्पल है इजराइल का, इजराइल में येलो कलर का वो टेम्पल नहीं है क्या? कहाँ पे? इजराइल में भाई। मुझे नहीं पता येलो टेम्पल का कौन सा येलो टेम्पल है। नहीं, नेम उसका नहीं है, या जिसको मस्जिद अक्सर समझते हैं, तो उसकी बात कर रहा हूँ। उसके ऊपर आपने रात के टाइम देखा होगा जो मिसाइल्स आ रहे थे, आपने वीडियोस में देखा है ना,
तो वहां पर तो सिविलियन ही थे, आबादी थी, आबादी को गिरे नहीं ना कोई भी। तो यार उसने तो अपनी तरफ से किया था ना, नहीं। उसने तो किया था ना, कैलकुलेटेड अटैक था, फेस सेविकली अटैक था, मुझे भी ऐसे लगता है, कोई डैमेज नहीं पहुंचा सके। यार ये तो फिर उनका डिफेंस सिस्टम जो है ये अब उसकी power है। लोग सर कह रहे हैं कि ईरान रिटेलिएट करेगा, तो यूएसए भी यही चाहता है, और उसकी बैक पे यूएसए खड़ा है इजराइल की बैक पे, और रशिया खड़ा है ईरान की बैक पे, बल्कि रशिया नहीं, चाइना भी, चाइना है तो फिर नॉर्थ कोरिया भी है, नॉर्थ कोरिया तो फिर हो सकता है पाकिस्तान भी हो। हाँ, क्योंकि ये तीनों चारों कंट्री अब ये ब्लॉक बनने जा रहे हैं दुनिया, बल्कि बन चुके हैं मुझे लगता है। एक ही संबंध बिल्कुल। इजराइल फलस्तीन की वार ने डिवाइड कर दिया दुनिया को, पहले कुछ डिवाइड कर दिया था यूक्रेन और रशिया की वार ने, अब मज़ीद डिवाइड कर दिया है यूक्रेन इजराइल फलस्तीन की वार ने। मेरा तो यही मानना है कि अब जो इजराइल अपना सऊदी अरब और ईरान के जो आपस में मुखालफतें हैं ना, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से फ़िरका वारियत की वजह से वो ख़त्म कर देनी चाहिए, ख़त्म करके ईरान और यार वो भी मुस्लिम है, अपना फलस्तीनी भी मुस्लिम है, और पाकिस्तानी मुस्लिम है, ईरानी भी मुस्लिम है, और दूसरे जो सऊदी अरब के वो भी मुस्लिम है। क्या ये फिरका वारियत, क्या कुछ एक कलमे के हम मुसलमान हैं, बस यही हमारी बुनियाद है। क्या हो गया मुसलमान फिरका? यार ये देखें कि ये बहुत बड़ी ये भी साजिशें हैं। हाँ, अगर मुसलमानों को डिवाइड करते हैं। मेरी सुन ले, ये 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं, इनके पास जो ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ तो सबके पास कोई कोई थोड़ी बहुत फौजें कई हैं जिनके पास मिलिट्री। तुर्की है इसमें बड़ा मजबूत कंट्री है, मिलिट्री के लिहाज से मेरा ख्याल में 5वें नंबर पर है कि 6ठे पर है। तुर्की पाकिस्तान से ज़्यादा पावरफुल है। हाँ जी, मैंने एक लिस्ट देखी थी, अब पता नहीं वो पुरानी थी कि नई थी। टर्की है, उसकी मिलिट्री बड़ी ताकतवर है, ईरान की बड़ी ताकतवर है, सऊदीया के पास भी अच्छी मिलिट्री खासी है। मतलब कुल मिलाकर के सारे मुस्लिम कंट्री एक हो जाएं और उनके साथ चाइना रशिया मिल जाए, तो नॉर्थ कोरिया ऑब्वियसली चाइना के साथ है, तो ये दमादमस्त कलंदर हो जाएगा। यार वो अकेला रशिया नहीं, मान किसी से कि 6000 के जो उसके पास एटम बॉम्ब है, और फादर ऑफ बॉम्ब उसके पास है न्यूक्लियर। तो मैं कहता हूँ कि यह बॉम्ब से इधर नहीं काम आना है। बात यह है कि आप ये ग्राउंड रियलिटीज भी है, ग्राउंड रियलिटीज को देखा जाए ना, जो ना यूएस है, ये जो सच है वो सच मानना चाहिए, चाहे हम उनके अगेंस्ट बोलते हैं, हमारी गवर्नमेंट उनके तलवे चाटती है, लेकिन यूएस जो है ना, उसके पास जो वो B-2 बॉम्बर है ना, उनका कोई काउंटर ही नहीं है, वो भी स्टेल्थ है। अब इजराइल के F-35 है इजराइल के पास, या वो उसने दिए हैं, वो भी यूएस ने दिए, उसका भी कोई काउंटर नहीं है, ठीक है, वो भी स्टेल्थ है, 5th के 6th जनरेशन है। लेकिन ओरिजिनल तौर पर एक्चुअली जो यूएस है ना, बड़ा पावरफुल है, अकेला रशिया उसको नहीं हरा सकता। चाइना और रशिया दोनों मिलकर ना, दोनों के साथ वो वार करे ना, अकेला यूएस से, मुझे फिर भी लगता है कहीं यूएस से जीत ना जाए। देखें कि ये सच है, तो मानो या ना मानो, जब मैदान में जब उतरेंगे तो फिर ही पता चलेगा। मेरी बात इसकी वजूहात है। सबसे बड़ी वजह यह है कि जो ना यूएस उसने पूरी दुनिया को घेरा हुआ है, हर जगह उसके अड्डे हैं, हर जगह उसकी मिलिट्री है, और उसके अलाइज बहुत ज़्यादा है। अब पूरा यूरोप, यूके, कनाडा, उसके बाद साउथ कोरिया, उसके बाद ये जापान, ऑस्ट्रेलिया, मतलब ज़्यादा अलाइज यूएस के हैं। तो ये अगर अलायंस की बात करें तो ये अब अफ्रीका भी उनके साथ है, यूएस के साथ। अगर अब नया अलायंस बने ना, अपना रशिया, चाइना, ये ईरान, पाकिस्तान भी इसमें शायद स्किप कर जाए, तो उसके बाद सऊदी अरब भी स्किप कर जाए, तो ये अलायंस थोड़ा सा कमज़ोर है। वो अलायंस तगड़ा है हर लिहाज से, मिलिट्री के लिहाज से भी, उसके बाद पैसे के लिहाज से भी। अकेला यूएस ही इन दोनों पर भारी रहेगा, ये बात लिख लो मेरी। नहीं भाई, ये तो जब वॉर होगी तभी पता चलेगा ना कौन कितना है। और मैंने एक वीडियो में कहा था, इंडिया, चाइना और रशिया, ये तीनों मिलकर अगर अटैक करें ना यूएस में, फिर बात मान सकती है। इंडिया, चाइना और रशिया, जितना पावरफुल रशिया है ना अपना, जो क्योंकि उसके पास जो बॉम्बर्स हैं, जो उसके पास
हेलीकॉप्टर जो छावनियाँ हैं मुख्तलिफ कंट्री के अंदर, वही बहुत हो रहा है। वो तो उसे पूरी दुनिया में अपनी हर जगह तो टांग अड़ाई हुई है यूएस ने। और तुम्हें ये भी भूलना नहीं चाहिए कि सबसे पहले सुपर पावर रशिया ही है। वो इस बात का उसको अच्छे से पता है, और उसने सबसे पहले हमला रशिया को तोड़ा नहीं तोड़ा यूएस ने, पता नहीं यूएस ने तोड़ा है कि ये और किसने तोड़ा, तुम्हें क्या लगता है? हिस्ट्री स्टडी किया करो ना, हिस्ट्री में आप जाओ तो थोड़ा डीप में जाओ कि ये कोल्ड वार यूएसएसआर और यूएस की चलती रही है। तो मैं आज लोग सर की बातें भी सुनता रहा हूँ, उन्होंने भी मतलब न्यूट्रल सी बातें की हैं, उन्होंने अपने मुल्क का साइड दिखाई है कि इंडिया न्यूट्रल रहेगा, जहाँ भी इंसानों की ज़रूरत होगी हमारी, हम एज आ ह्यूमैनिटी उनकी मदद करेंगे, हम किसी के पलड़े में नहीं जाएंगे। यूएस ने रोका था कि रशिया से आईना लो, हमने लिया, यूएस ने जो कहा हमने नहीं किया, अपनी मर्जी से किया, वही फैसला किया जो अपनी आवाम के लिए बेहतर था। तो वाकई इस बात में कोई दो राय नहीं है, उन्होंने वही फैसला किया जो उनकी आवाम के लिए बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छी थी वीडियो, ऑब्वियसली सारी वीडियो पर तो बात नहीं हो सकती। मिलते हैं नई वीडियो में नए टाइप साथ। गॉड ब्लेस यू।